स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में 2027 बोर्ड में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार। तो आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर बताने वाला हूं और ये मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस मॉडल पेपर में मैंने वही प्रश्न ले रखा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और जिनका चांस इस बार बहुत ही ज्यादा आने वाला, उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं ये मॉडल पेपर तैयार किया हूं। कम से कम एक बार पेपर देने से पहले इस मॉडल पेपर को आप लोगों को सॉल्व करके ही जाना है। इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर बता रहा हूं। और यह पेपर हमने बनाया है 70 नंबर का और आपका ओरिजिनल पेपर भी 70 नंबर का ही आने वाला है, ठीक है। और उसको भी हल करने में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और इस वाले मॉडल पेपर को भी हल करने में आपको 3 घंटे 15 मिनट समय यहाँ पे मैं लिखा हूं। कोड हमने रखा है 825 GQ कोड रखा है। आप लोगों का कोड कुछ अलग होगा, ठीक है। और यहां पे सबसे पहले अनुक्रमांक और नाम आप लोगों को लिख लेना है पेपर में अपने। और सबसे पहला जो काम करना है मेरे प्यारे बच्चों ना, वो है नोट एक बार जरूर से जरूर आप लोग पढ़ लेना। जो आपके पेपर में नोट लिखा रहेगा ना, वही नोट मैं यहां पे लिख कर लेकर आया हूं ताकि आप लोगों का अभ्यास हो पाए, ठीक है। नोट हम पढ़ते हैं, ध्यान से मेरे साथ इसको सुनिएगा और समझिएगा। बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसका मतलब यह है कि शुरू के 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। फिर बोला है यहाँ पे कि निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसका मतलब यह है कि निर्देश में पहला निर्देश बोला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब कि जितना भी प्रश्न इसमें दिया गया है सारे के सारे प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है। यहां तक चीज आप लोगों को समझ में आया। पहला निर्देश क्या बोला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे के सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। इसके बाद बोला है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो आएगा सबसे पहले खंड अ, इसके बाद आएगा आप लोगों का खंड ब। 2 खंडों में यह पेपर क्या है, विभाजित है। इसके बाद है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। कह रहा है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि एक प्रश्न जो है 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा, तो टोटल आपके पास 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जो कि कितने नंबर के लिए, 20 नंबर के लिए रहेगा और इनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। इसके बाद बोला है कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है या वो 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा ना, उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद है कि खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट तथा वर्णनात्मक सेकंड तथा मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न हैं, ठीक है। मतलब मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न है। 10 नंबर का तो मानचित्र ही आएगा और वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकंड आएगा आप लोगों को प्रश्न, ठीक है। इसके बाद बोला है कि खंड ब में सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ ही दें। मतलब खंड ब में जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ ही आप लोगों को करना है। पेपर यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपके एग्जाम में आएगा खंड अ और खंड अ में रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। मैंने बताया ना कितना बहुविकल्पीय प्रश्न, टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। हालांकि यह मॉडल पेपर है तो इस मॉडल पेपर में मैंने जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न ले रखा हूं ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका बहुत ही ज्यादा चांस है आने वाला, ठीक है। इस बार निर्देश पढ़ लेना कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए और सभी विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्र पर चिन्हित करें। मतलब कि नीचे आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कोई ना कोई एक विकल्प सही होगा और उनको सही पहचान करके OMR शीट पे आप लोगों को रंगना है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न क्या बोला उसको ध्यान से आप लोगों को पढ़ना। देखो पहला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला है कि नीचे 2 कथन X और Y दिए गए हैं और दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। मतलब 2 कथन दिया हुआ है और देखो जैसे में X वाला कथन दिया है कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था और दूसरा निर्देश बोला है Y वाला कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। अब आपको यहाँ पे नीचे कूट दिया गया है। अब बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारों से एक बात बता दूं कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र तो था ही और 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। मतलब X और Y दोनों सही है। मतलब इसलिए हम कह सकते हैं कि B वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि X और Y दोनों सही हैं और Y जो है वो X का परिणाम है, ठीक है। इसलिए B वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Y जो है X का परिणाम है। मतलब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई जब फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था तब, ठीक है। तो Y जो है X का परिणाम है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरा देख लो क्या है कि 1871 ईस्वी में काइजर विलियम प्रथम को किस साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। अब आपको
इतना ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ना है कि बोला कि 1771 ईस्वी में काइजर विलियम प्रथम को किस साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। एक नंबर के लिए प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेरे प्यारों बच्चों किस राज्य का, तो मेरे प्यारों बच्चों जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया काइजर विलियम प्रथम को, जर्मनी को। ठीक है, जर्मनी का 1871 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो। प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कि कार्न लॉ समाप्त करने का प्रमुख कारण क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। तो कार्न लॉ समाप्त करने का जो प्रमुख कारण था वह था मेरे प्यारे बच्चों उद्योगपतियों एवं शहरी जनता का विरोध। डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल पीडीएफ आपको मिलेगा। आप चले जाइए कहां पर, प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर्च कीजिए सम्राट एकेडमी क्लास 10th। क्या सर्च करोगे, सम्राट एकेडमी क्लास 10th। यह वाला लोगो आ जाएगा और इस लोगो पे क्लिक करके यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करके और इन मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा और गेस्ट पेपर मिलेगा। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड करके आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में से किसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो किसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, तो मेरे प्यारों बच्चों ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक और IMF। ठीक है, सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक और IMF। जरूर से जरूर इन प्रश्नों को तैयार कर लेना क्योंकि 2027 में इस तरह के प्रश्न बनने वाले हैं। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, कह रहा है कि गुलामगिरी में किस समस्या का उल्लेख किया गया है। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो गुलामगिरी में किस समस्या का उल्लेख किया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों जाति प्रथा का उल्लेख किया गया है। डी वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लो, इससे बाहर प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में नहीं बनेंगे अगर सारे के सारे मॉडल पेपर अगर आप तैयार कर ले तो, जितना कराऊंगा तो। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। मैंने बताया है कि प्ले स्टोर पे आप सम्राट एकेडमी क्लास 10th डालोगे तो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 6 वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च है। तो भारत में सर्वोच्च कौन है मेरे प्यारे बच्चों, सबको मालूम है कि संविधान से बड़ा कुछ नहीं है भारत में, इसलिए बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संविधान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न संख्या 7वां। प्रश्न संख्या 7वां है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये हमको बताना है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो मेरे प्यारों बच्चों बी वाला गलत है क्योंकि यह एक धर्म को राज्य के धर्म मानता है। संविधान कभी भी एक धर्म को राज्य के धर्म नहीं मानता है, इसलिए बी वाला जो है गलत है। इसके बाद 8वां प्रश्न देख लो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। तो लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत इन चारों ऑप्शनों में से कौन है, तो वह है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता के साथ लोगों का शासन। सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो प्रश्न संख्या 9 की तरफ। कह रहा है कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आंतरिक लोकतंत्र का न होना, परिवारवाद, धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव, मतलब उपयुक्त सभी, ये सभी की सभी चुनौतियां हैं लोकतंत्र की। ठीक है, राजनीतिक दलों के सामने ये सारी की सारी चुनौतियां हैं। डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 10वां है कि महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार कहां आरक्षण दिया गया है। ठीक है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो मेरे प्यारों बच्चों ये हो जाएगा आप लोगों का राज्यसभा में। कहां पे, राज्यसभा में। बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 11 क्या है, बोला है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। बहुत प्यारा प्रश्न आ गया। चिपको आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, वह था मेरे प्यारे बच्चों वन संरक्षण को लेकर। किसको, वन संरक्षण को लेकर, मतलब पौधों की कटाई को रोकने के लिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 देख लो क्या है, बोला है कि निम्नलिखित में से आधारभूत खनिज को छाटिए। एक नंबर के लिए है। तो निम्नलिखित में से आधारभूत खनिज को यहाँ पे क्या करना है, छाटना है। तो वह है आप लोगों का लौह अयस्क। डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ, तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है कौन सी संस्था, बताना है चारों ऑप्शनों में से। तो वह है आप लोगों का विश्व व्यापार संगठन। ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मोटा अनाज कहलाता है। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो कौन सा अनाज मोटा अनाज कहलाता है, तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जैसे मक्का। मक्का तो मोटे अनाज में आता है, रागी भी, बाजरा, मतलब ये सभी। डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 15 क्या है
कि भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है? वो है आप लोगों का बेंगलुरु। क्या? बेंगलुरु। बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो मेरे प्यार जो सन 1986 में पारित हुआ था। बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जैसे आरबीआई जिसे बोलते हैं, तो आरबीआई का मुख्य जो कार्य क्या है, ठीक है, यह पूछा है। तो हो जाएगा करेंसी का निगमन करना, मतलब करेंसी का उत्पादन करना, वो छापती है आरबीआई, ठीक है। तो ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां है कि स्वयं सहायता समूह कौन संचालित करता है? स्वयं सहायता समूह कौन संचालित करता है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सरकार, पंचायत, सभी सदस्य, कि यहाँ पे दिया है बैंक, तो ये हो जाएगा सभी सदस्य। स्वयं सहायता समूह कौन संचालित करता है? तो सभी सदस्य करते हैं। सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ किसे प्राप्त होता है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ किसे प्राप्त होता है? तो मेरे प्यार जो केवल विकसित देशों को, केवल अल्प विकसित देशों को, केवल गरीब देशों को, कि सभी देशों को? सभी देशों को मेरे प्यार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ जो होता है सभी देशों को प्राप्त होता है। डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 20वां लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित है? तो कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित है? तो मेरे प्यार जो है आप लोगों का सूती वस्त्र उद्योग। बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मेरे प्यार जो देखो इसका सिंपल बताता हूं, बस याद करने की जरूरत है। पीडीएफ आपको मिल ही जा रहा है, कहां पे? प्ले स्टोर पे जाओगे और प्ले स्टोर पे डालोगे क्या? सम्राट एकेडमी क्लास 10th। आगे क्लास 10th डालोगे ना तो जल्दी से आ जाएगा। सम्राट एकेडमी क्लास 10th सर्च मारोगे, यही वाला लोगो आएगा, और इंस्टॉल कर और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पूरा का पूरा सोल्यूशन सहित मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। याद करने की बस आप लोगों की जरूरत है। यहां से स्टार्ट होगा आप लोगों का खंड ब, और खंड ब में रहेंगे वर्णात्मक प्रश्न। कितने नंबर के लिए? 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न रहेगा। और निर्देश में आगे ही बोल दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लगभग 80 शब्दों में आप लोगों को देना है, ठीक है। अब देखो पहला बोला यहां पे क्या प्रश्न कि नेपोलियन कौन था और उसकी नागरिक संहिता के किन्हीं 2 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। मेरे प्यारों 4 नंबर के लिए प्रश्न आ गया। कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए। अब ध्यान से आप लोग समझो कि नेपोलियन कौन था, उसकी नागरिक संहिता के किन्हीं 2 बिंदुओं पर प्रकाश डालना है। अगर ये नहीं प्रश्न कर पाओगे तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ, ये भी 4 नंबर ही दिलाएगा आपको। तो दोनों में से कोई एक करोगे 4 नंबर आपको मिल जाएगा। हालांकि ये मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर में मैंने दोनों प्रश्नों इंपोर्टेंट ही लिया है, तो दोनों आपको तैयार करके जाना है। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर वाला देखते हैं कि नेपोलियन कौन था और उसकी नागरिक संहिता के किन्हीं 2 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। चलिए तो देखिए यहां से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आएगा खंड ब, और खंड ब में रहेगा वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। और पहला का उत्तर हम लोग लिखेंगे। तो पहला का उत्तर लिखिए, यहां पे लिखेंगे कि नेपोलियन, ठीक है, ये नेपोलियन होगा, यहां पे डालिएगा नेपोलियन, पोलियन नहीं नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट, क्या डालेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सैनिक और शासक था। उसने फ्रांस में अनेक प्रशासनिक और कानूनी सुधार किए, और उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां में नागरिक संहिता, जिसे हम लोग नेपोलियन कोड बोलते हैं, जो कि 1804 थी, ठीक है। यहां पे नहीं डालेंगे। नागरिक संहिता के 2 प्रमुख बिंदु थे, कौन कौन? तो पहला था कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। इसमें लिखेंगे कि सभी नागरिकों को कानून की नजर में समान माना गया तथा जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। ये उनके प्रमुख बिंदु थे। दूसरा लिखेंगे कि संपत्ति का अधिकार, हेडिंग डालेंगे संपत्ति के आधार, लिखेंगे कि नागरिकों को संपत्ति रखने और उसकी रक्षा करने का अधिकार दिया गया तथा निजी संपत्ति को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, ठीक है। तो हमने 2 बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए बोला था, तो 2 बिंदुओं पर प्रकाश हमने डाल दिया। नेपोलियन कौन था ये भी हमने बता दिया, और उसकी नागरिकता संहिता का हमने 2 बिंदुओं पर प्रकाश भी डाल दिया। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो दिया है कि इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारों, हर साल आता है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो देखो इसका उत्तर अथवा वाला लिखेंगे यहाँ पे उत्तर, कि लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी में इटली जो है कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इटली के एकीकरण में मेस्सिनी, कावुंट, कैबूर और गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। पहला पॉइंट लिखेंगे कि मेस्सिनी ने इटली के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की और एकीकृत इटली का सपना देखा। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे
कि काउंट कैवुर ने सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तरी इटली के राज्यों को क्या किया, एकजुट किया। इसके बाद अगला स्टेप लिखेंगे तीसरा कि गैरिबाल्डी ने अपने सैनिकों की सहायता से दक्षिण इटली और सिसिली पर विजय प्राप्त करके उन्हें इटली में मिला दिया। इसके बाद लिखेंगे कि 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में रोम के शामिल होने के साथ इटली का एकीकरण जो है वो पूरा हो गया। इतना पॉइंट आप लोगों को पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या है कि भारत के चुनाव में जाति व्यवस्था का क्या प्रभाव है, उदाहरण सहित उत्तर आपको देना है 4 नंबर। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक और ऑप्शन है उसको आप कर सकते हो। हम दोनों का आंसर देखेंगे, पहले इसका देखेंगे ऊपर वाला का कि भारत के चुनाव में जाति व्यवस्था का क्या प्रभाव है, उदाहरण सहित उत्तर देना है। तो पहले इसका आंसर हम देखेंगे दूसरे का। तो देखो दूसरे का उत्तर लिखेंगे हम लोग कि भारत के चुनाव में जाति का कुछ प्रभाव दिखाई देता है। इसके प्रमुख निम्नलिखित हैं, ठीक है। इसके जो प्रमुख प्रभाव हैं निम्नलिखित है। कौन कौन से प्रभाव हैं? पहला है कि राजनीतिक दल चुनाव में उम्मीदवार का चयन करते समय क्षेत्र की जातीय संरचना को ध्यान में रखते हैं। दूसरा है कि कई बार मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार को अधिक समर्थन देते हैं। और तीसरा है कि जातीय संगठन चुनाव के समय अपने समुदाय के हितों के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। और चौथा है कि लेकिन केवल जाति के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, मतदाता विकास, पार्टी की नीतियां और उम्मीदवार की छवि को भी ध्यान में रखते हैं। चलिए तो यहाँ पे जाति व्यवस्था का क्या प्रभाव है तो हमने बता दिया। उदाहरण भी पूछा है, उदाहरण भी बताना पड़ेगा। तो लो भाई उदाहरण भी लिखो। उदाहरण में लिखेंगे कि किसी क्षेत्र में यदि किसी एक जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं तो राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट देकर उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो ये वाला कर लेना कि भारतीय राजनीतिक में राजनीतिक दलों के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। कितना नंबर मिलेगा आपको? 4 नंबर। दोनों प्रश्नों को याद करके आप लोगों को जाना है। तो चलो अथवा वाला देख लेते हैं। यहाँ देखो अथवा वाला का उत्तर है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कि भारतीय राजनीतिक में राजनीतिक दलों के समक्ष अनेक कठिनाइयां हैं और इनमें से 2 प्रमुख कठिनाइयां हैं। कौन कौन से? तो पहला तो हो गया आंतरिक लोकतंत्र की कमी। इसमें लिखेंगे कि अधिकांश राजनीतिक दलों में निर्णय लेने की शक्ति कुछ ही नेताओं के हाथों में रहती है, सामान्य कार्यकर्ताओं की भूमिका कम होती है। और दूसरा होता है वंशवाद। इसमें लिखेंगे कि कई राजनीतिक दलों में नेतृत्व एक ही परिवार के सदस्यों के हाथों में बना रहता है और इससे योग्य और सामान्य कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर कम मिलता है। बस काम खत्म हो गया आप लोगों का। देखिए सिंपल मैं बताता हूँ, नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको जब पीडीएफ मिल ही रहा है तो प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कीजिए ना, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए सम्राट एकेडमी क्लास 10, ये वाला लोगो आएगा, इस पे क्लिक कीजिए, इसको इंस्टॉल कीजिए और ये वाला पीडीएफ आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट का 5, देखो क्या क्या मिलेगा, 5 वर्षों का प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, गेस पेपर सब मिल जाएगा आप लोगों को। बस आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। वो भी सोल्यूशन सहित। ये जितना सोल्यूशन बता रहा हूँ सब इंक्लूड है उसमें, बस आपको डाउनलोड करने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे हम तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरा देखो क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के लाभों की चर्चा कीजिए। 4 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो अथवा करके नीचे एक और ऑप्शन दिया है, लेकिन पहले हम ऊपर वाला का सोल्यूशन देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के लाभों की चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या तीसरा। चलो तीसरे का उत्तर देखो क्या है। लिखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से लाभ निम्नलिखित हैं देखो। तो पहला है कि विदेशी निवेश में वृद्धि। ये क्या है? लिखेंगे कि भारत में विदेशी कंपनियों ने निवेश किया जिससे उद्योगों का विकास हुआ। दूसरा आपका रोजगार के अवसर। लिखेंगे कई कंपनियां और उद्योगों के आने से रोजगार जो है अवसर बढ़े। तीसरा है वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार। लिखेंगे कि विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय कंपनियों ने बेहतर गुणवत्ता की वस्तुएं बनाना शुरू किया। और चौथा है कि तकनीक का विकास। लिखेंगे कि वैश्वीकरण के कारण भारत में नई और इसके आगे और लिखोगे नई और आधुनिक तकनीकों का
प्रवेश हुआ, यहां तक आप लोगों को लिखना है। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो बाजार में उपभोक्ता का शोषण क्यों होता है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए 4 नंबर। अब इसका सलूशन देखेंगे तो इसका देखो अथवा वाला का उत्तर नोट करो। लिखेंगे कि बाजार में उपभोक्ता का शोषण कई कारणों से होता है। पहला, जानकारी का अभाव, मतलब उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता, कीमत और सही जानकारी नहीं होती है। दूसरा, मिलावट, लिखेंगे कुछ व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में मिलावट करते हैं। और तीसरा होता है कम तौलना, लिखेंगे कुछ दुकानदार उपभोक्ताओं को कम मात्रा में सामान देते हैं। और चौथा है अधिक कीमत वसूलना, मतलब कई बार दुकानदार निर्धारित कीमत से अधिक पैसा लेते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी क्या कर दिया हमने, समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का वर्णन कीजिए, 4 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन दिया है, लेकिन हम दोनों का सलूशन देखेंगे। तो पहले देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन वे ऊर्जा स्रोत हैं जो परंपरागत साधनों की अपेक्षा नए एवं वैकल्पिक स्रोत हैं। इनके प्रमुख साधन है कौन कौन से, देखो तो पहला तो है सौर ऊर्जा, लिखेंगे सूर्य की किरणों और सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है इससे। पवन ऊर्जा से क्या होता है, तो तेज हवा की शक्ति से पवन चक्कियों द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। और ज्वारीय ऊर्जा से क्या होता है, तो समुद्र में आने जाने वाले ज्वार भाटे से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और भूतापीय ऊर्जा, तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसके बाद है बायोगैस, लिखेंगे गोबर और जैविक कचरे से गैस बनाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। हाँ, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया है नीचे, देखो अगर ये नहीं करना चाहते हो तो कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए, 4 नंबर। तो कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन करना है तो देखो इसका उत्तर लिखो अथवा करके, उत्तर इसका नोट करो। लिखोगे कि कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। भारत के प्रमुख कृषि आधारित उद्योग निम्नलिखित है, कौन कौन से, तो पहला है सूती वस्त्र उद्योग, इसमें लिखेंगे कि इसमें कपास का उपयोग करके कपड़ा बनाया जाता है। दूसरा होता है जूट उद्योग, लिखेंगे इसमें जूट से बोरे, रस्सियां और अन्य वस्तु बनाई जाती है। तीसरा है चीनी उद्योग, लिखेंगे कि इसमें गन्ने से चीनी और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। इसके बाद है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, लिखेंगे इसमें कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत करके खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब स्टार्ट होगा आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड। अब इनका उत्तर 150 शब्दों में देना होगा क्योंकि 6-6 नंबर के लिए रहेंगे। तो बोला है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना। प्रश्न संख्या 5वां से स्टार्ट होगा। प्रश्न संख्या 5वां है कि असहयोग आंदोलन क्या था और यह क्यों चलाया गया, और किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख आप लोगों को करना है। तो टोटल 6 नंबर मिलेगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके नीचे एक और प्रश्न दिया गया है, हालांकि हम दोनों का देखेंगे क्योंकि एक मॉडल पेपर है ना, तो मॉडल पेपर में हम दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट ही लिए हैं। तो पहले देखेंगे असहयोग आंदोलन क्या थे, यह क्यों चलाया गया, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो चलो नोट करो। तो वर्णनात्मक सेकंड, ठीक है, प्रश्न संख्या 5वें का उत्तर लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन क्या था और यह क्यों चलाया गया। ठीक है, यह होगी हेडिंग। लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चलाया गया। यह प्रमुख जन आंदोलन था और इसका उद्देश्य जो था वह अंग्रेजी शासन के साथ भारतीयों द्वारा सहयोग समाप्त करके स्वराज प्राप्त करना था। गांधी जी ने लोगों से सरकारी विद्यालय, कॉलेजों, अदालतों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। ठीक है, फिर लिखेंगे असहयोग आंदोलन चलाने के 2 प्रमुख कारण थे, कौन कौन, तो पहला रॉलेट एक्ट। ठीक है, लिखेंगे कि 1919 में अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया और जिसके द्वारा बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और इससे भारतीयों में बहुत असंतोष फैल गया। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के बाद आएगा दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। लिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें लिखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलवा दी और इस हत्याकांड में भारतीयों में अंग्रेजी शासन के प्रति भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगर ये नहीं करना चाहते हो तो बोला है ना यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या अर्थ है, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है, नमक का इसमें क्या महत्व है, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब बताना पड़ेगा। 6 नंबर मिलेगा। चलो इसको भी उत्तर देख लेते हैं। तो इसका देखो अथवा वाला है ना, तो देखो अथवा वाला को उत्तर लिखेंगे इसमें
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चलाया गया और इसका अर्थ था कि अन्यायपूर्ण अंग्रेजी कानूनों का शांतिपूर्वक एवं अहिंसात्मक ढंग से क्या करना, उल्लंघन करना। ठीक है, आगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नमक का महत्व। उसमें पूछा था ना कि नमक का क्या महत्व है, तो लिखेंगे इसमें कि नमक जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की आवश्यक वस्तु था। अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगा रखा था तथा भारतीयों को स्वतंत्र रूप से नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और इससे आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला। अब इसका प्रभाव भी पूछा था, इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो प्रभाव में लिखेंगे कि इस आंदोलन से भारतीयों में राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई। किसानों, मजदूरों, महिलाओं और विद्यार्थियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा अंग्रेजी कानूनों का विरोध हुआ और इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगर अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6। पांचवा का हमने दोनों बता दिया, अब प्रश्न संख्या 6 देखो क्या है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है कि संघवाद क्या है, भारतीय संघवाद की 4 विशेषता क्या है। ठीक है, 6 नंबर के लिए। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके नीचे एक प्रश्न दिया गया, हालांकि हम दोनों का सलूशन देखेंगे। तो संघवाद क्या है, भारतीय संघवाद की 4 विशेषता लिखिए। चलिए इसका सलूशन पहले देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, तो चलो इसका नोट करो। प्रश्न संख्या 6 का तो लिखो उत्तर इसका कि संघवाद शासन की वह व्यवस्था है जिसमें सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संविधान द्वारा किया जाता है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 विशेषता, भारतीय संघवाद की 4 विशेषता। आपको नोट करने की जरूरत नहीं, मैं कहूँ ना कि नोट मत करो, बस एक बार पढ़ लो। बाकी प्ले स्टोर पे जाकर सम्राट एकेडमी क्लास 10th आप सर्च करोगे, यह वाला लोगो आएगा, इंस्टॉल कर लो और पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर लो। 5 वर्षों का पेपर, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर सब मिल रहा है आप लोगों को, बस आपको डाउनलोड करने की जरूरत है। तो भारतीय संघवाद की 4 विशेषता है ना। चलो पहला लिखेंगे कि सरकार के 2 या अधिक स्तर। तो लिखेंगे इसमें कि भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के स्तर हैं। ठीक है, फिर है सत्ता का संवैधानिक विभाजन। लिखेंगे कि केंद्र और राज्यों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से बांटे गए हैं। तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता। इसमें लिखेंगे केंद्र और राज्य दोनों को संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। लिखेंगे केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होने पर न्यायपालिका उनका समाधान करती है। ठीक है, समाप्त हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर। तो भारतीय संघ में केंद्र राज्यों संबंधों का वर्णन करना है तो लिखेंगे यहाँ पे अथवा वाला उत्तर कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया गया। दोनों के संबंध निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, तो पहला आपका विधायी संबंध। इसमें लिखेंगे कि संविधान में विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है और संघ सूची पर केंद्र, राज्य सूची पर राज्य तथा समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इसके बाद दूसरा है प्रशासनिक संबंध। लिखेंगे कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में प्रशासन चलाती हैं, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के कुछ मामलों में केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए उसके आगे नोट कीजिए, दो हेडिंग हो गया था ना, तीसरी की हेडिंग डालिए। वित्तीय संबंध क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों तथा राजस्व का बंटवारा किया जाता है और केंद्र सरकार आवश्यकता पड़ने पर राज्यों को आर्थिक सहायता भी देती है। इसके बाद आता है चौथा न्यायिक संबंध। लिखेंगे केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7वें की तरफ। प्रश्न संख्या 7वां क्या है उसको ध्यान में देखें। बोला है कि भारतीय कृषि की किन्हीं 3 प्रमुख फसलों का व्याख्या करना है। कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया है कि भू संसाधनों के उपयोग के उद्देश्यों को लिखिए। तो ये मॉडल पेपर है, तो हम दोनों प्रश्नों इंपोर्टेंट लिए हैं तो दोनों का उत्तर हम देखेंगे। तो पहले ये देखेंगे कि भारतीय कृषि की किन्हीं 3 प्रमुख फसलों का उल्लेख। तो देखो प्रश्न संख्या 7वें का उत्तर लिखेंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु और मिट्टी पाई जाती है और इसलिए यहाँ अनेक फसलें उगाई जाती हैं और 3 प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं। कौन कौन, तो पहला होता है चावल।
चावल में लिखेंगे कि यह भारत की प्रमुख खाद्य फसल है और इसे अधिक तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब इसके प्रमुख उत्पादक जो हैं वो राज्य हैं। इसके बाद आता है गेहूं, और यह भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है। इसे ठंडी ऋतु और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश इसके प्रमुख जो हैं वो उत्पादक राज्य हैं। अब आता है कपास, लिखेंगे यह एक प्रमुख रेशेदार एवं नगदी फसल है। इसे अधिक तापमान और पाला रहित लगभग 6 से 8 महीने की अवधि की आवश्यकता होती है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और पंजाब इसके प्रमुख जो हैं उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, जो प्रश्न में पूछा था हमने सब बता दिया। चलो ये वाला कर लेते हैं, भू संसाधनों के उपयोग के उद्देश्यों को लिखिए। तो भू संसाधनों के उपयोग के उद्देश्यों को देख लेते हैं हम लोग। तो देखो अथवा वाला है ना, तो लिखेंगे अथवा वाला। लिखेंगे भू संसाधन हमारे जीवन और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके उपयोग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। कौन कौन से? तो पहला है कि कृषि कार्य के लिए भूमि का उपयोग करना, और दूसरा है कि उद्योगों एवं आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराना। इसके बाद तीसरा है कि सड़क, रेल तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, और चौथा है कि वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमि का उचित उपयोग करना, और पांचवा है कि भूमि का सतत और संतुलित विकास सुनिश्चित करना ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो भूमि है उपलब्ध रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8वें की तरफ। प्रश्न संख्या 8वां है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालना है। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके नीचे एक और प्रश्न दिया गया है, तो हम दोनों का उत्तर देखेंगे। पहले ऊपर वाला देखो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, और आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालिए। चलिए प्रश्न संख्या 8वां को देखते हैं। तो 8वें का उत्तर देखो, लिखेंगे तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, मतलब तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में ऐसी सेवाएं आती हैं जो वस्तुओं का उत्पादन सीधे नहीं करती, बल्कि कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती हैं। परिवहन, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन आदि इसके प्रमुख जो हैं वो उदाहरण हैं। इसके बाद आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का महत्व। तो पहला है कि यह कृषि और उद्योग के विकास में सहायता करता है। दूसरा, इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। तीसरा, बैंकिंग, परिवहन और संचार जैसी सेवाएं व्यापार को बढ़ावा देती हैं। चौथा, सेवा क्षेत्र देश के राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पांचवा, सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर सेवाओं से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। लो भाई, समाप्त हो गया। ठीक है, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो भारत में संस्थागत साख के स्रोतों की विवेचना कीजिए, 6 नंबर। तो चलो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका अथवा का उत्तर होगा कि संस्थागत साख के आशय उन ऋणों से है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त होते हैं। भारत में संस्थागत साख के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला, वाणिज्यिक बैंक, लिखेंगे यह किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है। दूसरा है सहकारी समितियां, इसमें लिखेंगे कि यह विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है। इसके बाद आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लिखेंगे यह ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, छोटे व्यापारियों और गरीब लोगों को ऋण देते हैं। इसके बाद चौथा है सरकारी संस्थाएं, लिखेंगे सरकार भी कृषि, उद्योग तथा अन्य कार्यों के लिए लोगों को ऋण उपलब्ध कराती है। इसके बाद पांचवा है नाबार्ड, लिखेंगे यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए साख व्यवस्था को बढ़ावा देता है। क्लियर है? चलो 8वां का हमने दोनों देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9वें की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 9वां जो है वो क्या है? मानचित्र संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो बिल्कुल मानचित्र हम लेकर आए भर के, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं ताकि 10 नंबर आप लोगों का क्लियर हो पाए। तो प्रश्न संख्या 9 का ए बोला है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए और सही नाम तथा सही स्थान के अंकन हेतु आधे आधे अंक जो है वो क्या है? निर्धारित हैं। चलिए देखते हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या बोला है? पहला प्रश्न इसने बोला है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। ध्यान से समझना है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, कहां पे हुआ था? तो मेरे ख्याल से चंपारण में हुआ था। कहां पे? चंपारण में। तो यह है आपका मानचित्र और इसी मानचित्र पे आप लोगों को दर्शाना है। तो सबसे पहले 9 का ए है, तो हम लिखेंगे 9 का ए।
ठीक है, 2 मानचित्र मिलेगा, एक 9 का ए और एक 9 का बी करने के लिए। अब चंपारण को आप लोगों को इसी में दर्शाना है कि चंपारण है कहाँ। ठीक है, ये जो लोकेशन देख रहे हो इसी में चंपारण हम लोगों को क्या करना है, दर्शाना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि चंपारण है कहाँ, आप इसको नोट कर लो। तो ये जो कार्नर देख रहे हो ना, ये वाला, ये आप लोगों का चंपारण, ये क्या है, चंपारण है। तो यहाँ ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे कर लो, पहला है ना तो आप लिखो पहला, क्या है, चंपारण, तो आप यहाँ पे डालोगे चंपारण, लिखना पड़ेगा आप लोगों को। चंपारण है तो चंपारण आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चंपारण हो गया बस। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा है कि वह स्थान जहां से सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ। तो कहां पर सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, कहां पे, अहमदाबाद में हुआ था ना, अहमदाबाद। अब देखेंगे अहमदाबाद है कहां, लोकेशन में हमको ढूंढना पड़ेगा अहमदाबाद। तो देखो ये वाला लोकेशन आप देख रहे हो, ये वाला, यह है आपका अहमदाबाद। ठीक है, यह है अहमदाबाद। तो दूसरा है ना, तो यहाँ पे एरो इस तरह खींच लो और दूसरा लिखो यहाँ पे, दूसरा क्या है, अहमदाबाद है ना, तो आप डालोगे यहाँ पे अहमदाबाद, क्या लिखोगे, अहमदाबाद, ऐसे। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे, अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला यहाँ पे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि वह स्थान जहाँ कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पे की गई मेरे प्यारे बच्चों, तो कहाँ पे की गई, लाहौर में। कहाँ पे की गई, लाहौर में की गई। अब लाहौर के देखेंगे कहाँ, तो लाहौर तो भारत के नक्शे से बाहर रहेगा क्योंकि पाकिस्तान में आ जाएगा वो। तो लाहौर में दिखा देता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे, ये लोकेशन देख रहे हो, ये है लाहौर। ठीक है, इसके बाहर लाहौर। तो अब यहाँ पे कौन सा प्रश्न है, तीसरा, तो आप लिखोगे तीसरा प्रश्न, लाहौर था तो यहाँ लिखोगे लाहौर, ऐसे आपको इंडिकेट करना पड़ेगा तब जाके नंबर मिलेगा, लाहौर। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लो क्या है कि वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पे, अमृतसर हुआ था। तो अमृतसर में, अब अमृतसर कहाँ पे, देखो तो अमृतसर का लोकेशन यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला, ये जो लोकेशन है अमृतसर का है। ठीक है, कहाँ लिखोगे, यहीं बगल में लिख लो। चौथा है तो चौथा, अमृतसर है तो अमृतसर यहीं पे लिख दो, अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। ठीक है, अब आगे बढ़ो, अगला है पांचवा कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1920 दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो नागपुर में हुआ था ना, नागपुर में। अब नागपुर का हम लोकेशन देखें कहाँ है, तो नागपुर का अगर लोकेशन की अगर हम बात करें तो यह वाला देखो, यह है मेरे प्यारे बच्चों, यह है नागपुर। पांचवा है ना, तो एक काम करो यहाँ पे एरो खींच लो इधर, और पांचवा है तो पांचवा यहाँ पे लिख लो, क्या था, नागपुर, तो यहाँ डालो नागपुर, ये हो जाएगा नागपुर। ठीक, अब समाप्त हो गया, 9 का ए क्या हो गया, बिल्कुल समाप्त। अब हम देखेंगे 9 का बी। अब 9 के बी के लिए दूसरा मानचित्र लेंगे हम लोग। देखो 9 का बी बोला क्या है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। ठीक है, दर्शाते हैं। तो पहला देखो क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान से आप लोग समझना, इसका उत्तर आप लोगों को कई तरीकों से दे सकते हो। अब देखो बोला है कि कपास का उत्पादन करने वाले किसी एक प्रदेश को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। अब ध्यान से आपको समझना जो बता रहा हूं, किस चिन्ह से दर्शाना है, इस चिन्ह से दर्शाना है। तो कपास का उत्पादन करने वाले किसी एक देश का, तो मेरे प्यार जो कपास उत्पादन के प्रमुख जो है वो प्रदेश हैं, कौन कौन से, तो इसका आंसर गुजरात भी हो सकता है। ध्यान से समझना जो बताना चाहता हूँ, गुजरात भी होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कपास महाराष्ट्र में भी वहाँ पे उगाया जाता है, महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र को छोड़ें तो तेलंगाना में भी उगाया जाता है। कहाँ पे, तेलंगाना। अब ये तीनों आंसर होगा। अब आपका मन कर रहा है कि आप मैप में क्या दर्शाना चाहते हैं, गुजरात को दर्शाना चाहते हैं, महाराष्ट्र को कि तेलंगाना को, क्योंकि ये तीनों कपास के उत्पादक प्रदेश हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम गुजरात को दर्शाना चाहोगे तभी भी आपको नंबर मिलेगा, महाराष्ट्र को दर्शाओगे तभी भी नंबर मिलेगा, और तेलंगाना को दर्शाओगे तभी भी नंबर मिलेगा। तो हम गुजरात को दर्शा लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मानचित्र हमको लेना पड़ेगा एक अलग से। 2 मानचित्र आपके पेपर में मिलेगा, घबराइएगा मत। तो 9 का बी है तो आप लिखिए यहाँ पे 9 का बी। ठीक है, 9 का बी। अब यहाँ पे भरना है आप लोगों को, क्या भरना था, क्या था, गुजरात। अब गुजरात आपको भरना है तो इसमें गुजरात है कहाँ, ठीक है, मानचित्र में। अब उस चिन्ह से भरना है ना। ठीक है, गुजरात, तो देखो गुजरात को लोकेशन कहाँ है, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, ये है भाई गुजरात। ये लोकेशन देख रहे हो ना, ये आप लोगों का गुजरात, ये ऐसे गुजरात। अब इसको किस चिन्ह से भरना है ये भी तो दर्शाना था। तो गुजरात को कहाँ गया, इस चिन्ह से स्टार बनाया गया है ना, तो ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा भाई, जैसे जैसे वो बनाया है ऐसे 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 वैसे आपको बनाना पड़ेगा। गुजरात है, अब यहाँ पे ऐसे एरो खींच लो। ठीक है, पहला है तो आप लिखो पहला, गुजरात है तो आप लिखोगे यहाँ पे गुजरात, क्या लिखोगे, गुजरात। अब इसके बाद आप अगला प्रश्न पढ़ोगे।
अगला प्रश्न क्या है, देखो ध्यान से। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडार को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है, तब जाके 1 नंबर मिलेगा। तो प्राकृतिक गैस भंडार बहुत है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे बॉम्बे हाई, जिसे मुंबई हाई कहते हैं, अरब सागर में है। एक असम में भी है, उसे बोलते हैं दुलियाजन क्षेत्र। एक राजस्थान में भी है, जिसे बाड़मेर बेसिन बोलते हैं। एक गुजरात में भी है, जिसे कच्छ और खंभात बेसिन बोलते हैं। मतलब कि प्रमुख प्राकृतिक गैस क्षेत्र हैं। आप कौन सा दर्शाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं मुंबई हाई दर्शा देता हूं, जो कि सिंपल है, याद भी हो जाएगा। ठीक है, उसे बॉम्बे हाई भी बोलते हैं या मुंबई हाई बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब वो कहाँ पे है, अरब सागर में है। ठीक है, अरब सागर में। तो चलिए इसका लोकेशन दर्शाते हैं, मुंबई हाई का कहाँ पे लोकेशन होगा। देखो, तो मुंबई हाई इससे बाहर है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखोगे कहीं पे है। यहाँ पे किस लोकेशन से दर्शाना था, तो इसका लोकेशन था ये वाला, इस चिन्ह से दर्शाना था ना, तो आप यहाँ पे दर्शा लो। लो भाई, यहाँ पे दर्शा लो। दूसरा है ना प्राकृतिक गैस भंडार। ठीक है, चलो तो मुंबई हाई यहाँ पे दर्शा लेते हैं हम। ये हो गया आपका दूसरा वाला। ठीक है, क्या था, बॉम्बे का या मुंबई के, दोनों एक ही हैं। बॉम्बे हाई, ये हो गया बॉम्बे हाई, किसका, दूसरा का। इसके बाद तीसरा देखो क्या है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि मरुस्थलीय मृदा पाए जाने वाले किसी एक प्रदेश को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आप लोगों को दर्शाना है। तो मरुस्थलीय मृदा पाए जाने वाले किसी एक प्रदेश को, जैसे वो आपका राजस्थान हो गया। क्या हो गया, राजस्थान। राजस्थान। अब राजस्थान को हमको क्या करना है, लोकेशन में दर्शाना है। देखो राजस्थान का लोकेशन कहाँ पे है, किस चिन्ह से दर्शाना था, ये वाला। देखो राजस्थान यहाँ बीच में आता है, तो आप ऐसे 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 कर लो। कौन सा चिन्ह था, अब इस पे ऐसे था, यह इसी चिन्ह से दर्शाना था ना। आप यहाँ पे एरो खींच लो। तीसरा प्रश्न था ना, तो आप डालो यहाँ पे तीसरा प्रश्न। क्या था, राजस्थान, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आ जाओ चौथा, कह रहा है किसी एक भारतीय समुद्री बंदरगाह को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो भारतीय समुद्री बंदरगाह, ठीक है, जो कि एक है आप लोगों का भारतीय समुद्री बंदरगाह की अगर हम बात करें, तो आपका एक है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, याद कर लीजिएगा इस नाम को, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह याद कर लीजिए। मुंबई बंदरगाह का लोकेशन कहाँ है, उसको देखते हैं। तो मुंबई बंदरगाह की अगर हम बात करें, तो बस यही जो मुंबई हाई ना, उसी के जस्ट सटा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यह है। किस चिन्ह से दर्शाना था इसको, इस वाले चिन्ह से दर्शाना था ना। तो आप यहाँ पे ऐसे दर्शा लो, ऐसे 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 ऐसे, यही था ना चिन्ह। अब यहाँ पे एरो खींच लो। क्या था, चौथा वाला था, लिखोगे चौथा। क्या मुंबई बंदरगाह, तो चौथा में यहाँ पे लिखोगे मुंबई बंदरगाह, तो आप हैंड डालोगे बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद पांचवा देखो क्या है कि भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आप लोगों को दर्शाना है। तो देखो भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बहुत हैं। एक तो है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। एक आपका छत्रपति शिवाजी महाराज है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में। एक है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। एक आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। तो आप कौन सा दर्शाना चाहते हो, कोई एक दर्शा लो। तो मैं दर्शा देता हूँ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में है। तो अब इसको कहाँ लोकेशन होगा, देखो ध्यान से। इसका जो लोकेशन होगा, वो लोकेशन हो जाएगा यहाँ पे बीच में होगा। ठीक है, किस चिन्ह से दर्शाना है, यहाँ पे ऐसे, ये हुआ ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे एरो खींच लो। पांचवा है ना, तो डालो पांचवा। क्या था, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखना पड़ेगा आपको कि इंदिरा, लिखना पड़ेगा आपको कि इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्या है, हवाई अड्डा। तो लिखोगे हवाई अड्डा, ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, लो भाई पांचों के पांचों हमने लोकेशन बता दिया। अब यह पेपर हो गया पूरा का पूरा पूर्ण रूप से मेरे प्यारों समाप्त। यह मॉडल पूरा का पूरा हमने समाप्त कर दिया है। अगर इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो, तो अगर आपका भी सपना है 2027 बोर्ड में 95% मार्क्स लाने का, तो बिल्कुल पूरा हो सकता है। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।